नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल से एक बार फिर जुड़ चुके हैं और मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी के मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब कि जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे कोई एक क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, एक बार पूछ लिया जाता है फिर 2 बार 3 बार लगातार पूछे जाते हैं। यूपीएससी है इसमें जल्दी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन पीसीएस में रिपीट होते हैं। और यही है कि अगर आप यहाँ सही खेल गए तो पीसीएस क्रैक करने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए समझते हैं। और यहाँ बीपीएससी जब अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें बता दें एक सबसे बड़ा खतरा जो है ये ऑप्शन ई रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन ई दिखेगा। इसमें क्या रहेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होने लगता है कि हो सकता है इसमें से कोई आंसर ही ना हो या फिर एक से ज़्यादा आंसर हो। तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन में यही वाला आंसर टिक करके आते हैं ए। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि ई वाला ऑप्शन सही नहीं होता है, लेकिन ये मैक्सिमम क्वेश्चन में रहता है। अभी हम आपको दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ई वाले ऑप्शन से कितना खतरा रहता है। तो आप इस ऑप्शन से बच के रहिएगा। और जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो इसको आप अगर देने जा रहे हैं बीपीएससी 67, 68 या फिर कोई भी देने जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप रिवाइज करके जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2022 में ही रेलिवेंट है, ये हमेशा रेलिवेंट है। तो आप इस चैनल में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया। अब देखिए ये मैटर क्या है। यहाँ पर एक ऑपरेशन 0 आवर चला था, आपने सुना होगा ऑपरेशन 0 आवर। ये ऑपरेशन 0 आवर रिलेटेड किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से। अब यहीं पर देखिए 3 क्वेश्चन एक साथ बन के आएंगे। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ऑपरेशन 0 आवर किससे संबंधित है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया था जो अंग्रेजों द्वारा सबको गिरफ्तार किया गया था, तो किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे ही करके 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद बिहार से रिलेटेड थे और इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता देते हैं क्या है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज की डेट में सिवान जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हुआ था, लेकिन उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और इनके शिक्षा के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ली है। अभी जो पिछली बीपीएससी हुई थी 2020 में, उसमें पूछ लिया गया था कि गांधी जी किस विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लेकर तैयार रहना चाहिए। इनका जो अल्मा मीटर था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से था राजेंद्र प्रसाद का, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1962 में। और इनके बारे में थोड़ा ये जान लीजिए कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो ये सब आपको जान के रखना चाहिए। और इनका राष्ट्रपति का जो काल था 1950 से लेकर 1962 तक था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको काम भर के राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन रिपीटेड का मैटर है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है। 43rd में पूछा गया, 43वें में, 43rd to 48, फिर 52, मतलब कि 43 में, फिर 44 में, 45 में, मतलब 43वें बीपीएससी, 44वें बीपीएससी, 45th बीपीएससी। तो इस तरह से इतने सारे उसमें पूछे गए कि बार बार रिपीट हो रहा है कि 43, 44, 45, 46, 47, 48, फिर 2 छोड़ के फिर 52 में पूछा गया। तो ऐसे रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी 48th में पूछा गया, 49th में, 50, 51, 52, मतलब कि 4-5 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर अब जैसे 2020 में जो आया होगा, 2021 में जो आया होगा, तब देखिए 2022 में उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम ये वाली सीरीज लेके आए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको उनको जानकारी आधा घंटा 15 मिनट में 150 क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी। आप चलते चलते कोई भी काम करते रहिए, खाना खा के लेटे हुए हैं तब भी आप उनको सुन सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब जेपी आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब ये इमरजेंसी के समय बहुत ज़्यादा मुखर हो चुके थे, सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। तो इनके बारे में आप जान के रखिए, जेपी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। जेपी के बारे में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जेपी के बारे में भी बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे कितने सारे क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए हैं जेपी से। क्योंकि जेपी से बहुत सारे, जैसे इनकी जो पार्टी हो गई ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, या फिर राजनीति में कब शामिल हुए, ये ग्रेजुएशन कर रहे, मतलब कि अपनी डिग्री ले रहे थे, उसी समय ये छोड़ के राजनीति में शामिल हो गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो यहाँ पर दो गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुए और तीसरा हुआ 1932 में। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अब यहाँ देखिए, गांधी इरविन समझौते में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि गांधी जी पहले या फिर कांग्रेस पहले जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस नहीं शामिल हुई थी। तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद या फिर ये सब करने के बाद गांधी जी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हुए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अभी गांधी जी के बारे में, गांधी जी बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। अब देखिए, यहाँ तक अगर पूछा जा सकता है गांधी जी किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, या फिर गांधी जी चंपारण आंदोलन में कब शामिल हुए, गांधी जी को चंपारण आंदोलन में किसने बुलाया, या फिर गांधी जी ने प्रथम असहयोग कब शुरू किया, प्रथम भूख हड़ताल कब शुरू की। गांधी जी बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। तो गांधी जी के बारे में आपको ठीक से जानकर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। पूछा क्यों गया, आप इसमें कूद के तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन लगा देंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने तो ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनसे पहले भी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में ये प्रस्ताव रखा था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो यहाँ आपको बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है कि आप इसमें जवाहरलाल नेहरू न लगा दें। जवाहरलाल नेहरू के ही कहने पर 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए अभी हमारे यहाँ जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये मैटर था कि जवाहरलाल नेहरू का था कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर राजगोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के। अब देखिए, यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत या फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो ये हुआ आपको 1973 में। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मैटर है कि अभी देखिए, पहले क्या होता था कि 1773 से पहले ये द्वैध शासन चलता था। जो रॉबर्ट क्लाइव था वहाँ पे द्वैध शासन चलता था। तो जो प्रशासन होता था, प्रशासन को नवाब देखते थे और राजस्व वसूली ये सब जो मुख्य काम थे उसको अंग्रेज देखते थे। तो अंग्रेज़ों के ऊपर भी लोड नहीं आता था, अगर कोई काम ख़राब हो गया तो राजा जिम्मेदार होते थे। तो ये अंग्रेज़ों की चालाकी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ले आया गया और इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश का या फिर जो सरकार थी उसको शामिल किया गया इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में, कि पूरी तरह से इसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर सरकार का भी कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये चल के 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई तो फिर पूरी तरह से ब्रिटिश जो सरकार थी उसने अपने अंडर में ले लिया कंपनी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ को आरएसएस भी कहते हैं। तो आरएसएस के बारे में थोड़ा बता दें आपको। यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है कि स्थापना सबसे करीबी वर्ष की पहचान की है। तो यहाँ पे सबसे करीबी वर्ष में देखिए, दोनों की स्थापना 1925 में ही हुई है। अब करीबी वर्ष पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है कि दिसंबर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में, और सितंबर में, यहाँ साफ लिख देते हैं, सितंबर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो ये आप जानकर रखिए 1925 में ही दोनों की स्थापना हुई थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कैथरीन मेगो, एल्डस एक्सले, चार्ल्स एंड्रोन, विलियम डिग्बी, इन सब का आपस में क्या रिश्ता है? तो इसमें क्या है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत पे टिप्पणी लिखी थी। मतलब कि टिप्पणी का मतलब कि कुछ बुक लिखे थे ये लोग। अब बुक उतनी रिलेवेंट नहीं है, यहाँ नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके लिए तो बुक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम अभी अपनी जीके की क्लास चलाए उसमें बताए हैं कुछ बुक के बारे में, तो आप उसको जाके देख लीजिए, उस बुक को याद करिए। इनकी जो बुक्स हैं, लेख हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, तब भी बीपीएससी ने पता नहीं कहाँ से इसको खोज के निकाला है कि कैथरीन मेगो और एल्डस एक्सले ये सब किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो आप जानकारी के लिए रखिए। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो फिर से आने की पूरी संभावना है इसकी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, या फिर जो पश्चिमोत्तर अपना प्रांत था वहाँ भी ये फेमस थे, तो वहाँ भी इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता था। तो इनको एक फ्रंटियर गांधी और एक आप जान कर रखिए कि सीमांत गांधी, दो नामों से इनको जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के पीछे इनका कारण क्या था, थोड़ा आपको बता देते हैं कहानी। दरअसल 1938 तक जो कांग्रेस में अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते थे वो गांधी जी की सहमति से चुने जाते थे। गांधी जी जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते थे। तो जब ये असहयोग आंदोलन से शामिल हुए ये सुभाष चंद्र बोस, तो उस समय ये आईसीएस में थे, मतलब कि जो आजकल आईएएस की नौकरी चलती है, उस समय ये आईसीएस में थे और इन्होंने क्रैक भी कर लिया था वो एग्ज़ाम। लेकिन गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने
अपनी नौकरी छोड़ दी। और गांधी जी ने कहा था कि अगर पूरे ध्यान से 1 साल तक अगर पूरी उससे आंदोलन चला जाएगा तो भारत को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में वो असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और सुभाष चंद्र बोस को इससे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। और इनकी विचारधारा शुरू से ही गांधी जी की विचारधारा से नहीं मिलती थी, लेकिन गांधी जी को इन पर पूरा विश्वास था कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा थी। फिर सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ऐसे कंट्राडिक्शन चलता रहता था। 1938 में, 1938 में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया अध्यक्ष कांग्रेस का। और उस समय उसके बाद 1939 में एक त्रिपुरी संकट आया। त्रिपुरी संकट में अभी तक क्या होता था कि गांधी जी सबको मनोनीत करते थे, जिसको कह देते थे वो मर जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी की अपेक्षा के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस ने फिर से अपने अध्यक्ष बनने की बात जाहिर की। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि दोबारा चुनाव करवाने पड़े, और चुनाव में फिर गांधी जी का जो कैंडिडेट था वो चुनाव बाद में हार भी गया, पट्टाभी सीतारामैया। और इस चीज़ से गांधी जी को बहुत धक्का लगा और गांधी जी ने कहा कि इनकी हार मेरी पर्सनल हार है। तो फिर वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बन गए और बीमार भी थे, जबकि बीमार थे तब भी ये अध्यक्ष चुन लिए गए। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई, अगर जो देश के सबसे प्रमुख हैं, सबसे लोकप्रिय नेता है, अगर उनका विश्वास मुझे नहीं हासिल है तो मुझे अध्यक्ष पद नहीं लेना है। तो उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, और उसी के बाद से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी पता चल गई होगी। और हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए भी हैं, तो वहाँ भी हम वहाँ डिटेल में बताएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, त्रिपुरी संकट क्या है। जवाहरलाल नेहरू का भी इसमें योगदान था काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। अब यहाँ पर देखिए 12 अगस्त 1765 को। इसका भी आपको हम थोड़ा मैटर बता देते हैं कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, यहाँ पर एक इलाहाबाद ट्रिटी है, लिख देते हैं इलाहाबाद ट्रिटी। तो ये ट्रिटी कब हुई थी, जो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में जब ये लोग हार गए थे, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, ये सब, तो वहाँ पर, और मीर कासिम का भी इसमें योगदान था लड़ाई में। जब 3 लोग मिलकर लड़े उस समय मान लीजिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध वो अंतिम लड़ाई थी, क्योंकि प्लासी का युद्ध पहले ही हो चुका था जिसमें बंगाल के नवाब की पराजय हो गई थी। तो एक बार फिर से जो भारत की शक्तियाँ थी उन लोगों ने इकट्ठे होकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया 1765 में। बक्सर के युद्ध के नाम से फेमस है, बहुत फेमस युद्ध है। तो यहाँ पर जब इन लोगों की हार हो गई, मतलब अंग्रेज जीत गए जब, तो 12 अगस्त 1765 को एक ट्रिटी हुई, इलाहाबाद की संधि। तो यहाँ पर फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई, और भी बहुत ज़्यादा उसमें पैसे का भी लेन देन हुआ। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए यही है, और पैसे का लेन देन ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वैत शासन, मतलब कि डायरकी जो है, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है। अब देखिए द्वैत शासन बहुत ज़्यादा न्यूज़ क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम रहता है। तो अब इसमें द्वैत शासन का भारत के हिस्ट्री में बहुत योगदान है। कई बार द्वैत शासन चले और कई कई रूपों में चले। तो यहाँ पर जैसे क्लाइव ने शुरू किया तो वो भी एक द्वैत शासन था। जब 1765 की संधि हो गई तो क्लाइव ने क्या किया कि अगर सोचा कि डायरेक्ट अगर अंग्रेज आ जाएंगे बंगाल में तो जो बंगाल की जनता है वो विरोध कर देगी। तो इसलिए क्लाइव ने क्या किया कि जो नवाब है, नवाब बने रहेंगे। उन्होंने एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव रख दिया वहाँ पर कि वो प्रशासन देखेंगे, प्रशासनिक जवाबदारी उनकी होगी कि अगर दंगा हो गया या फिर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं, तो इन सब की जो जिम्मेदारी है, प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की होगी। लेकिन जो पैसे का मैटर है, राजस्व वसूली का मैटर है, उसको अंग्रेज देखेंगे। तो एक तो द्वैत शासन ये होगा जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन का जनक नहीं है, ये है सर लियोनस कर्टिस, ये जनक है। और आपको बता देते हैं द्वैत शासन कब चला। यहाँ द्वैत शासन चला, फिर उसके बाद जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो फिर कंपनी और अंग्रेजी सरकार ने द्वैत शासन शुरू किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर सीओडी बीओडी बनाए गए, कंट्रोलर ऑफ उसके कंपनी के। फिर उसके बाद 1919 का एक्ट आया तो वहाँ पर भी प्रांतीय और केंद्रीय शासन में द्वैत शासन चलाया गया। फिर 1935 के एक्ट में भी द्वैत शासन की बात चली। तो द्वैत शासन बहुत रूप में पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम में बार बार इसका डिस्कशन किया जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए भी दिख रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये ऑप्शन सिर्फ बिहार में माइनस मार्किंग नहीं होती है बीपीएससी में, लेकिन ये ऑप्शन ई जो है एक तरह से मान लीजिए कि ये माइनस मार्किंग के बराबर ही है। बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और सवाल गलत करवा देता है ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई। देखिए रेलवे के समय में क्या था, थोड़ा रेलवे का इतिहास बता देते हैं आपको बहुत शॉर्ट में। जब अंग्रेज भारत में शासन करना शुरू कर दिए थे, जब 1765 की संधि में जीत चुके थे, मतलब कि वो आगे बढ़ना शुरू हो गए थे, अब उनके पास दो ऑप्शन था कि वो भारत में
भारत से कैसे पैसा बाहर निकालेंगे, तो उनके पास दो ऑप्शन आया, या तो रेलवे से या तो नहर के विकास के माध्यम से। नहरों का विकास करते तो प्रोडक्शन का लेवल यहाँ बहुत बढ़ जाता, और अगर रेलवे का विकास करते तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट तक पहुँचाना आसान हो जाता। तो सामान का जो खराब होने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर कहीं से इकट्ठा करने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर जब वो अपना उद्योग कच्चा माल ले जाते, यहाँ पे प्रोडक्शन करते, यहाँ से कच्चा माल ले जाते, तो दो ऑप्शन उनके पास थे कि नहरों का विकास करेंगे कि रेलवे लाइन का विकास करेंगे। तो फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर रेलवे के विकास को मंजूरी दी, क्योंकि उन्हें नहरों के विकास में उतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखा नहीं, रेलवे के विकास में दिखा। यही चीज़ वहाँ पर था कि अंग्रेजी शिक्षा और जो अपनी देसी शिक्षा होती है, इसमें भी उनका मैटर था, जो कि वो लोग एक सोच रहे थे कि भारत की शिक्षा के माध्यम से ही अब भारतीयों को अपने वश में किया जाए कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। तो जो आंग्ल और प्राच्य विवाद था, वो भी मैटर यहाँ भी था, तो वहाँ पर उन लोगों ने फिर अंग्रेजी को वरीयता दी, तो वो दूसरा मैटर था। लेकिन यहाँ हम रेलवे लाइन की बात करेंगे, और रेलवे लाइन की जो मैटर है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी। ये रेलवे लाइन आप जानते ही होंगे कि जो मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी, ये आपको मालूम ही होगा इन चीज़ों को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखते हैं रेलवे लाइन के बारे में थोड़ा और बता देते हैं आपको कि 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। लिख देते हैं इसको, डेट याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कब पहली रेलवे लाइन भारत में चली थी, तो 1853 में चली थी। फिर 1854 में दूसरी रेलवे लाइन चालू की गई, जो कि कोलकाता से रानीगंज के बीच में चली थी। तो ये आप दोनों क्वेश्चन याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। अब भाई ये क्वेश्चन तो इतना बार बिहार में पूछा गया, इतना घुमा घुमा के पूछा गया। अब यहाँ आप खुद ही देख रहे हैं कि 42 बीपीएससी में 48, 49, 50, 51, 52, इतना तो ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया बार बार कि 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना बार घुमाया गया, जैसे हम आपको बताते हैं कि कितने तरीके से इसको पूछा गया कि 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया। फिर पूछा गया बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। फिर पूछा गया जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों को योगदान दिया। फिर पूछा गया कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। फिर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो इतना ज़्यादा बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन। अब सबका आंसर क्या होगा, कुंवर सिंह, कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये तो हम लिख देते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में, अब देखिए 5 साल तो लगभग ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 का विद्रोह बिहार में किसने किया, और फिर लगभग 5-6 सालों तक ये क्वेश्चन पूछा गया कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो लगभग समझ लीजिए कि 10 साल तक ये क्वेश्चन ऐसे घूमते रहे। तो यहाँ भी आप आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए अब देखिए फिर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो इतना बार जगदीशपुर के राजा थे, एक तरह से ये मान लीजिए कि जमींदार थे वहाँ के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। और ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा इसमें वो है, लेकिन सीधे हम इसके आंसर पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये ऑप्शन देखेंगे आपका भी दिमाग ख़राब होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अब आप सोच रहे होंगे कि जमींदार हैं या फिर भारत के ही लोग हैं, विद्रोह चल रहा है, तो ये अंग्रेजों की मदद क्यों कर रहे हैं। अंग्रेजों ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आसानी से ये सोचा कि कैसे एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो कि भारत में ही उनकी मदद करे, क्योंकि वो डायरेक्ट तो आके शासन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चाहिए यहाँ के आदमी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो अपनी फोर्स भी नहीं ले आ सकते वहाँ से कि बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में ले आएंगे, सैनिक रखेंगे तो बंदूक रख के, यहाँ ऐसे शासन तो किया नहीं जा सकता। उन्हें मालूम था कि यहाँ का शासन यहीं के लोगों के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो जमींदारी उन्होंने तैयार की, जमींदारों को उन्होंने क्या कहा कि आप राजस्व वसूलिए, जितना आप राजस्व वसूलेंगे, जैसे उनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी, ये सब जो व्यवस्था थी, तो उनमें इन्होंने ये किया कि जमींदारों को कुछ परसेंट देना शुरू किया। तो जमींदार क्या हो गया, एक तरह से अंग्रेजों के हमदर्द हो गए। मतलब जमींदारों को ये लगने लगा कि अगर हम अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे तो हम ज़्यादा वसूली कर पाएंगे, और जब कोई दिक्कत आएगी तो हमारी तरफ से अंग्रेज लड़ेंगे, मतलब कि अंग्रेज के सैनिक आ जाएंगे। तो उन्होंने एक वर्ग अपने इधर तैयार कर रखा। दूसरा वर्ग अंग्रेजों ने क्या तैयार कर रखा था कि जो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा दी थी, जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो एक तरह से अंग्रेजों को अपना रिश्तेदार समझते थे। लगता था कि अंग्रेज उनके रिश्तेदार हैं, अंग्रेज उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और भारत के लोगों को तुच्छ समझना शुरू कर दिए थे कि हिंदी वाले कमज़ोर हैं, हम तो एक नई लैंग्वेज सीखे हैं। तो एक तरह से वो भी हमदर्द बन गए थे। तो जो मिडिल क्लास था, जो अंग्रेजी सीख लिया था, वो भी अंग्रेजों का साथ देने लगा था, और जो जमींदार वर्ग था वो भी अंग्रेजों का साथ देने लगा था। इसीलिए भारत को आज़ाद होने में थोड़ा टाइम लग गया। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया। तो यहाँ पर बेगम ऑफ अवध लिखा है, तो यह बेगम हजरत महल, इन्होंने
1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया। ये यूपी के क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। तो यहाँ पर मैटर क्या था, 1857 का जब क्रांति हुई थी तो 1857 क्रांति तक तो कंपनी का भी शासन चल रहा था और ब्रिटिश ताज का भी शासन चल रहा था। लेकिन अब देखिए 1813 का जो एक्ट आया था, 1833 का एक्ट आया था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर ले कंपनी के शासन को, कंपनी के शासन पर उसका कंट्रोल आ जाए। लेकिन कंपनी ने तो पूरा इस्टेब्लिश किया था शासन, उसके जो डायरेक्टर थे, उसके गवर्नर जनरल थे, ये सब थे, तो पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहीं पे मौका मिला 1857 के विद्रोह में, और उसने ये आरोप लगाया कि कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है, कंपनी छवि खराब कर रही है। फिर ऐसा वैसा करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया 1858 में। फिर उन्होंने भारत सचिव बनाया और इधर उधर करके अपना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी हुआ है ये। देखिए यहाँ पर मेरा मकसद ये पढ़ाना नहीं है कि हम यहाँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री बता रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और बार बार जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, आज नहीं 5 साल बाद जब भी आप बीपीएससी देने जाएंगे, ये क्वेश्चन हमेशा रिलेवेंट बने रहेंगे और हमेशा ये क्वेश्चन बार बार ही पूछे जाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि एक बार पूछ लिया गया फिर नहीं पूछा जाएगा। देखिए कुछ पूछा जाता है, फिर उसके बाद कुछ देर छोड़ कर पूछा जाता है, मतलब 1-2 साल पूछा गया, फिर उसके बाद भी पूछना शुरू किया जाता है, तो बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना, और इन क्वेश्चन को बहुत एकदम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर में, 1857 के विद्रोह के समय बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पूर्व बंगाल में मद्रास प्रेसिडेंसी, तो ये उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में विद्रोह हुआ था, मेरठ में हुआ था, उधर बंगाल में भी हुआ था, बिहार में भी कुंवर सिंह ये सब थे, सक्रिय थे। तो यहाँ पर फिर उन लोगों ने सैनिक उठाया गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से, मतलब जहाँ जहाँ से विद्रोह नहीं हुए थे वहाँ से उन लोगों ने सैनिकों को उठाया, जिससे कि ये ज़्यादा राजनीति में हिस्सा न लें और अंग्रेज़ों के साथ काम कर सकें। अदरवाइज जो बिहार के थे, बंगाल के थे, तो जो लोग सैनिक थे वो वही लोग तो गांव घर में भी रहते थे, उनके ऊपर ही तो अंग्रेज अत्याचार करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी अंग्रेज़ों के प्रति छवि ठीक नहीं थी, तो अंग्रेज़ों को इससे डर भी लगता था कि सैनिक हैं, कब ये अपने देश की तरफ से लड़ना शुरू कर दें, कब ये हथियार रख दें, कब अपने मतलब अंग्रेज़ों के ऊपर वार करना शुरू कर दें। तो फिर इन लोगों ने गोरखा, सिख और पंजाबी सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नील कृष्ण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? अब देखिए ये भी क्वेश्चन, अब ये ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके पूछे जाने की संभावना बहुत है, इसलिए मैंने इसको रखा। तो यहाँ पर नील दर्पण के बारे में आप और भी जब एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ भी आपको नील दर्पण मिला होगा, क्योंकि नील दर्पण एक तरह से उससे भी जुड़ा हुआ था कि मतलब आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। चलिए अब आगे देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, तो वंदे मातरम इनके उससे लिया गया है, ये आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नील विद्रोह पे ही लिखी गई थी ये नील दर्पण बुक, तो आप इसको थोड़ा याद रखना चाहिए। और आप कहें तो हम थोड़ा आपको नील विद्रोह के बारे में ही बता देते हैं। नील विद्रोह दरअसल नील बगान मालिकों के विद्रोह में हुआ था, और बंगाल के जो नादिया जिला था वहाँ पर विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास, इन लोगों ने नेतृत्व किया था। तो इस तरह से नील दर्पण बुक लिखी गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसको किया था करम शाह ने, पागल पंथ को। और पागल पंथ का मैटर क्या था कि ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, मतलब कि धार्मिक भी था और पॉलिटिकल भी था। करम शाह के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी, ये इन लोगों ने मिलकर चलाया था, और थोड़ा अपनी सरकार बनाने के भी चक्कर में रहते थे। तो ये पागलपंथ विद्रोह के बारे में हो गया। फराजी विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, फराजी विद्रोह किसने चलाया था? अब देखिए ये जो पागलपंथ विद्रोह था ये बंगाल में चला था, ये आप जान के रखिए। फराजी विद्रोह ये भी बंगाल में था, क्योंकि बंगाल में ही उस समय ज़्यादा क्रांतिकारी थे या फिर एक्टिवेट थे, और बंगाल से ही अंग्रेज ऑक्यूपाई भी करना शुरू किए थे, बंगाल से ही आक्रमण करना, और जो मतलब कि कब्जा कर रहे थे उधर से ही स्टार्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी के द्वारा। रमोसी विद्रोह का सही रूप में भौगोलिक इलाके में हुआ तो पश्चिमी घाट में हुआ, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और रमोसी विद्रोह के बारे में और आपको बता देते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया? तो चित्तूर सिंह ने किया। ये 1822 चित्तूर सिंह, इसको आप थोड़ा याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है चित्तूर में। इसको लिख देते हैं चित्तूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
वघेरा विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बड़ौदा में। वघेरा विद्रोह के बारे में क्या है, ये 1818 में 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध शुरू हुआ था और बड़ौदा में शुरू हुआ था। बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उन्होंने अंग्रेजियों की सहायता के लिए वघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयास किया। मतलब क्या था कि जो अंग्रेजों के वहाँ पे नुमाइंदे थे वो ज़्यादा कर ले रहे थे, तो फिर लोगों ने विद्रोह कर दिया कि वघेरा सरदार थे, तो उन लोगों ने विद्रोह किया 1818 में। लेकिन फिर 1820 के आसपास ये ख़त्म भी हो गया, अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। बिरसा मुंडा का क्षेत्र, अब देखिए बिरसा मुंडा तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बिरसा मुंडा की मूर्ति भी लगाई गई है अभी। तो बिरसा मुंडा के बारे में एक्टिवेट हो जाइए, क्योंकि यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जाता है बिरसा मुंडा के बारे में। तो ये रांची में एक्टिवेट थे, और रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, ये भी आप याद रखिए। जहाँ ये रांची से लेकर भागलपुर तक एक्टिवेट थे। और यहाँ पर क्या था कि बिरसा मुंडा, ये था कि बिरसा मुंडा खुद को भगवान भी समझता था, या फिर बिरसा बिरसा मुंडा की आज तो पूजा भी होने लगी है, बिरसा मुंडा भगवान। दरअसल उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था, अंग्रेज़ों से बहुत कड़ी टक्कर दी थी अंग्रेज़ों को, लेकिन अंग्रेज़ बाद में कैदी बना लिए थे, फिर मृत्यु हो गई थी कारागार में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। देखिए बिरसा मुंडा एक तरह से मान लीजिए कि जनजातियों के लिए भगवान के बराबर थे। तो आपको ये करना है, गूगल करके बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेनी है, जिससे कि आपको जब एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न तो एक दो प्रश्न और बनते हैं, जैसे उलगुलान से रिलेटेड बनते हैं कि उलगुलान किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये सब आप थोड़ा याद करके रखिए और बिरसा मुंडा को गूगल करके रखिए कि थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करेगी, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछा जाने लगा है प्रश्न। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1831 बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये आपका हो जाएगा सिंहभूम। अब सिंहभूम आपको जानना चाहिए कि कहाँ हुआ था। सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, इस क्षेत्र में हुआ था, कि मतलब ये पूरा एरिया था वहाँ पर। और इसको 1831 या दिया ही है। अब ये भी पूछ लिया जाए कोल विद्रोह कब हुआ, तो 1831। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने किया। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? सिंहभूम इलाके में हुआ। तो बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन घूम घुमा के पूछे जा सकते हैं। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? 30 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में भी पूछा जाएगा, पूछा जाता भी रहा है पहले भी। तो यहाँ पर आपको जमींदारों के साथ होगा, तो ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप यहाँ ध्यान रखिए। बीपीएससी, यूपीपीएससी, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको ले आया था 1793 में। डेट भी आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर मैटर क्या था कि 10/11 भाग जो था लगान का वो लेते थे अंग्रेज, और 1/11 भाग लेते थे जो वहाँ के जमींदार थे। अब यहीं पर देखिए मैटर क्या है कि जितना ज़्यादा वसूली होगी उतने ज़्यादा जमींदारों का फ़ायदा होगा, और यहाँ पर जो कर देने वाले थे उनके एकदम खून चूस लेते थे। तो ये व्यवस्था उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए तो ठीक थी, क्योंकि उनका राजस्व फिक्स हो गया था। अंग्रेज़ों को ऐसी कोई व्यवस्था चाहिए थी जिससे उनका राजस्व फिक्स हो जाए और उनको हर साल ये करना ना पड़े। तो अस्थायी बंदोबस्त ले आए 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाए थे, जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे। और जमींदारों को मिलता था, ये अंग्रेज़ों को मिलता था 10/11 और जमींदारों को मिलता था 1/11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब ये ब्लैंक है कि मैं बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों अधिकारों बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। ये पूछ रहा है कि जो किराएदारी अधिनियम था वो कब शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1885 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरह से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। यही पूछ लिया जाएगा कि किराएदारी अधिनियम कहाँ के किराएदारों के लिए लाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार का। कब लाया गया, या फिर ऐसे घूम के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पिता हो गया, जनक हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन गलत भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पर पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय को आप गूगल करके रखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है, तो उसको याद करके रखिए। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की, और इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, कौन कौन से आंदोलन में शामिल रहे, कितनी कुप्रथाओं का अंत किया, तो थोड़ा आप इनको सर्च करके रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के जो कोर क्वेश्चन है वो आने लगे हैं। अभी तक बिहार से रिलेटेड थे या फिर जो उससे रिलेटेड थे, क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति से, लेकिन अब आने लगे हैं मेन जो उसके क्वेश्चन है। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर मैडम HP ब्लावेट्स्की, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत यहाँ पर की। और ये क्या थी, एक रूसी महिला थी, जो ये मैडम HP थी,
रूसी महिला थी। और किन लोगों ने शुरू किया था? अमेरिकी सैनिक थे, कर्नल अलकॉट, विलियम क्वान जज, और 2-3 लोगों ने मिलकर 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और इस सोसाइटी को 1882 में मद्रास के पास अड्यार में भारत में स्टार्ट किया गया। तो भारत में पूछा जाएगा तो आपको डेट देना है 1882, और थोड़ा क्लोज जाएगा तो आपको मद्रास बताना है, और क्लोज तो आपको अड्यार बताना है। ये आपको 3 ऑप्शन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अगर ज़्यादा क्लोज गए तो आपको ये आंसर देना है कि मद्रास में शुरू की गई, 1882 में शुरू की गई, अड्यार नामक जगह पर स्थापित की गई, ये सब बताना है आपको। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में नारी आंदोलन की इनकी प्रेरणा, मतलब किसकी प्रेरणा से भारत नारी आंदोलन की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर आपको ज्योतिबा फुले ध्यान देना है। अब ज्योतिबा फुले का नाम आया है तो आपको एक बार और ध्यान देना है कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। इसको ठीक से लिखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आप इसको याद करके रखिए। और ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, या फिर ज्योतिबा फुले ने किसने की स्थापना की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, और इन्होंने भारत में नारी आंदोलन का भी उद्भव किया। और आपको बता दें कि इन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला, और बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। आपको अब देखिए, जितना हम यहाँ आपको बता रहे हैं, जितने महान विभूतियों के नाम ले रहे हैं, जितनी सोसाइटी के नाम ले रहे हैं, बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हैं, तो इन सबको आपको गूगल करना है। अब ये क्वेश्चन हम सिर्फ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एक बार आपको बताते चल रहे हैं उनके आंसर के साथ। ये भी आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं, तो सीधे पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको आंसर सहित मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। हम वीडियो खत्म होगा उसकी जस्ट बाद इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वालों के पहली भारतीय कौन थे? मतलब कि राजनीतिक सुधारों की बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल है कि उसमें कार्यकारिणी में सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, जो बजट पास हो रहा है उसमें सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। तो इन सब को लेकर राजनीति के मैटर में किसने अपनी आवाज़ मुखर की थी? क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में क्या था कि अंग्रेज पहले भारतीयों को जगह ही नहीं देते थे, सारे डिसीजन खुद लेते थे। तो दिक्कत की बात थी भाई, जब भारत में शासन कर रहे हैं, भारत के लोगों पर शासन कर रहे हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व जरूरी है, क्योंकि जिसके ऊपर कर लगना है उसको भी तो कुछ अपना बताना चाहिए कि किस हालत में है, कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो तानाशाही हो जाएगी। हालांकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा जुर्म करते थे, स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी थी। तो इस सुधारों में सबसे आगे कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो कि राजनीतिक सुधारों की बात करते थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो ये आपकी मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी द्वारा की गई, और बाद में बी सुब्रमण्यम तथा ये पी आनंद चार्लू, इन लोगों ने मिलकर किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1884। लेकिन यहाँ पर 1884 दिया नहीं है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1884। इसको ऑप्शन आप काट दीजिए, डी ऑप्शन दे देते हैं, 1884 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बीपीएससी का गलत सवाल छप गया था मिस प्रिंट, तो हो सकता है बीपीएससी ने उस समय उसको काट दिया हो। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये सब बारीक जानकारियाँ हैं, आपको जानकर रखना चाहिए। और किसने की थी ये भी आप जानकर रखिए कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 39, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी लिखा रहता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिलाओं के बारे में देखिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, या फिर यही पूछ लेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू। ये सरोजिनी नायडू, ये थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की तरफ से प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर शुरू हुआ? तो 14 नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी?
तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को। तो 15 अगस्त आप याद रखिए, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। 42 में कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की, 1 मिनट, 42 क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको लिख देते हैं पद्धति। पद्धति क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा थोड़ा राज वाम बंध आंदोलन, ये करके इसका आंसर होगा। इसकी आप गूगल करके इंग्लिश देख लीजिए, अभी हमने इसको इंग्लिश में गूगल नहीं किया है, जो पीडीएफ अपलोड करेंगे वहाँ पे आपको दे देंगे, आसानी समझ जाइएगा। और इसकी इंग्लिश लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। चलिए बता ही देते हैं इंग्लिश, थोड़ा इसकी हिंदी डिफ़िकल्ट है, लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। चलिए आंदोलन। नेक्स्ट है शेर पंजाब। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? 43 नंबर का क्वेश्चन, लाला लाजपत राय। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा वीर दामोदर सावरकर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। और किसके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था, लेकिन किंग्सफोर्ड बार बार बच गए थे। चलिए 46, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। मोस्ट रिपीटेड, हर कोई इसको जानता होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी पूछा गया था बीपीएससी में कि मैडम कामा ने 1907 में, देखिए 2011 में पूछा गया, फिर 2021 में भी पूछा गया, कहाँ ध्वज फहराया था? तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? डी, स्टटगार्ड। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, घुमा घुमा के, कि स्टटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने कब ध्वज फहराया, फिर स्टटगार्ड में किसने ध्वज फहराया, तो ऐसे बहुत बार पूछा जाएगा। और ये भी आपको पूछा जा सकता है कि स्टटगार्ड है कहाँ, तो ये भी आप बता सकते हैं स्टटगार्ड। तो ऐसे क्वेश्चन करके ये स्टटगार्ड के बारे में बता देते हैं आपको, ये जर्मनी में है। कई बार स्टटगार्ड नहीं देता, जैसे यहाँ तो थोड़ा अंदर की बात दी जाए स्टटगार्ड, अदरवाइज यही पूछ रहेगा जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसा, तो आपको बताना है जर्मनी में है। 48, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आपके श्याम जी कृष्ण वर्मन, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1905 में, वही फिर इंडिया हाउस बाद में बनाए। सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन शुरू किया था वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग आंदोलन का कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद, मतलब बंगाल का जो विभाजन हो गया था उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो यहाँ आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वदेशी आंदोलन को गूगल करके भी देखिएगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बहुत ज़्यादा, वहीं पे फिर सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था, मॉडल मिंटो सुधार कब लाया गया, बंगाल विभाजन को कब खत्म किया गया, दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित की गई, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? देखिए वही क्वेश्चन आ गया तुरंत। तो ये आपका रद्द हुआ 1911 में। 1911 में यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे। हालांकि अभी 50 क्वेश्चन हमने करवाए, अब इसका जब हम पार्ट 2 लेके आएंगे तो वहाँ भी हम 50 क्वेश्चन लगभग करवाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है एक तरह से मोस्ट रिपीटेड, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो मान लीजिए कम से कम 9 यहाँ से फंसने की पूरी संभावना है। 9 प्रश्न कम से कम यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन का पूरा जान लीजिए कि बीपीएससी में बाढ़ है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिपीटेड अगर नहीं भी हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इसी में से ऑप्शन को क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देंगे, मतलब कि कंटेंट आपको यही रहेगा, बस उसमें थोड़ा फेरबदल कर लेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, 1-2 बार देखते हैं, अपनी नोट्स बनाते हैं या फिर हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज करते हैं, तो आपको जान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री सवाल गलत नहीं होंगे। और ठीक ठाक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी में, लगभग 15-20 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, कई बार ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री अभी लेटेस्ट हिस्ट्री है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे भाई जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसमें हमारी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, आप इसको पढ़ के रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी की बटन को भी दबाइए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो रिपीटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इन्फॉर्मेशन जा सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बीपीएससी की प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं, तो बीपीएससी में जाके बीपीएससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट जीके हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं, या फिर और जो बीपीएससी को मैपिंग के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा समझाए हैं कि मैपिंग से आप कैसे बीपीएससी को समझ सकते हैं, जो मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बीपीएससी में आपके गलत ना हो, तो इन सब बारे में भी वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको भी जाके वहाँ चेक कर सकते हैं और तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि आप बीपीएससी क्रैक करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।